जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। इससे आपको कहीं अपनी पत्रिका में जो है रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके, मैरिज पार्टनर को लेके कहीं आपके जो मन में क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो काफ़ी दूर होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, मैरिज के बारे में, उनके ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वेल्थ कैसे जनरेट होगी, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, धीरज से, पेशेंस से अवश्य सीख सकते हैं मुझसे। और इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, कॉल करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग अलग अलग करके 7th हाउस को, 7th लॉर्ड को, वीनस को समझ पाए। साथ में इसका आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे संबंध जो है वो दृढ़, मजबूत आपस में कैसे रहेंगे, रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और उसका कारण कौन होता है। और रीबर्थ के बारे में भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो 7th हाउस का ही प्रकरण है, इसलिए उसको भी मैंने लिया है इसमें। तो अगर हम लोग बात देखें स्पेसिफिकली अपनी पत्रिका में 7th लॉर्ड की, जो 7वें स्थान का हमारा स्वामी होता है, वो स्पेसिफिकली किस चीज के लिए होता है। देखिए 7th लॉर्ड जो होता है हमारी पत्रिका में ये बताता है, वो जहां पे भी जाके बैठेगा। मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में 6th में, 8th में, 12th में या 2nd में बैठा हुआ है। 2nd क्यों लिया है मैंने, क्योंकि वो 7वें से अष्टम आ जाता है, इसलिए उसको भी इंक्लूड किया है। ऐसी स्थिति में हमको अपने लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाने में मुश्किल होती है, या उनकी तबीयत खराब हो सकती है, या किसी प्रकार का उनके साथ मतभेद हो सकता है। 7th लॉर्ड की ये बात है। ये 7th लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी वृत्ति बता रहा है, और आप यूं कह सकते हैं उनकी फॉर्च्यून बता रहा है। अब आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, 10th में बैठा हुआ है, 4th में बैठा हुआ है, तो वो उनकी फॉर्च्यून मैरिज में या उनके भाग्य का अपलिफ्टमेंट बता रहा है, उठना बता रहा है, उनकी अच्छी सेहत बता रहा है, उनके द्वारा अच्छे रिलेशनशिप्स बता रहा है। तो 7th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो स्पेसिफिकली, इंपॉर्टेंटली आप ये याद रखिए कि वो आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, उनकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और उनकी फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है कि उनका भाग्य कैसे रहने वाला है। आपके साथ विवाह जब होगा तब उनका भाग्य भी देखिए, ये क्योंकि 7th लॉर्ड वो बताता है। 7th हाउस हमारी पत्रिका में क्या बताता है। 7th हाउस ऑफ कोर्स हमारी मैरिज का स्थान है, जैसे हम लोगों ने सबने देखा है, पढ़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा, 7th हाउस हमारी पत्रिका में बताता है हमारा एटीट्यूड मैरिज के प्रति क्या होने वाला है, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड। वीनस अगर हमारी पत्रिका में मान लीजिए 7वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो उसका अर्थ ये है कि हम बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, हम किसी ना किसी प्रकार से ये लवेबल चीजों में बहुत ज्यादा हैं, ना कि हम इस तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को देखेंगे। 7th हाउस हमारे बिहेवियर को दिखाता है विवाह के प्रति,
लाइफ पार्टनर के प्रति अगर वहां पे केतु बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो हम लोग उसको टर्म बुरा करते हैं, लेकिन ये हमारा एटीट्यूड दिखाता है, नॉन कनेक्टिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, बहुत ज्यादा मिक्सअप ना होना, अपनी एकदम से किसी बात को चलाना, ये हमारा बिहेवियर दिखाता है 7th हाउस। तो 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा या नहीं बैठा होगा, तो 7th हाउस में जो साइन होगा वो बताएगा आपको कि आपका विवाह के प्रति बिहेवियर कैसा है, आप विवाह को लेके क्या सोचते हैं, ये वो चीज बताता है। 7th हाउस का प्रकरण आप मिक्स मत करिएगा आपके लाइफ पार्टनर से। आपके लाइफ पार्टनर के बारे में 7th लॉर्ड बताता है, ना कि 7th हाउस। 7th हाउस बताता है आपका बिहेवियर, आपका विवाह के प्रति क्या आप सोच रहे हैं, वो चीजें बताता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हमारी पत्रिका में शुक्र किस चीज के लिए फिर है। शुक्र देखिए हमारी पत्रिका में ओवरऑल मैरिज की फॉर्च्यून को बताता है। अगर हमारी पत्रिका में शुक्र मान लीजिए खराब बैठा हुआ है, 6ठे, 8वें, 12वें में डेबिलिटेटेड है, 12वें में तो खैर वो सुख प्रदान करता है अगर अच्छा है तो, अदरवाइज अगर किसी प्रकार से मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, 6ठे में है, 8वें में है, नीच का है, तब देखिए जो मैरिज की फॉर्च्यून है, मैरिज का भाग्य है, वो कैसा रहने वाला है, वो कठिन हो जाता है। तो वीनस से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा विवाह होगा, कैसा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में वीनस जो है अष्टम में पड़ा हुआ है या 6ठे में पड़ा हुआ है या सैटर्न और केतु इनके साथ बैठा हुआ है, तो किस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर वो कुछ दूसरी चीजें डिमांड करता है। अब जैसे शुक्र के साथ अगर केतु बैठा हुआ है किसी की भी पत्रिका में, बट नेचुरल है उसका इस प्रकार से मैरिज होती है या होनी चाहिए जो कि आपस में बहुत रिलीजियसली या स्पिरिचुअल तौर पे आपस में वो लोग बंधे हों, धर्म पे बंधे हों, उनका जो कनेक्शन है वो एक बहुत आत्मिक हो जिसको कहा जाए। जरा सा भी मटीरियल एंगल इस वाले कनेक्शन में विवाह को, मैरिज का डिस्प्लेजर्स बताता है, टूटना बताता है। तो वीनस हमारी पत्रिका में देखिए स्पेसिफिकली क्या बताता है कि हमारा विवाह का भाग्य क्या रहने वाला। अगर कोई आदमी पूछता है ना कि भाई हमारा विवाह कैसा रहने वाला है, तो हम 7th हाउस को नहीं देखेंगे, 7th लॉर्ड को भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे शुक्र को कि हमारा शुक्र कैसे बैठा हुआ है पत्रिका में, वो बताएगा हमको कि हमारा विवाह कैसे रहने वाला है। अच्छा, आपका विवाह होगा कि नहीं होगा, ये भी देखिए वीनस इसमें मेन कंटेंडर होता है बताने में, क्योंकि वीनस इस चीज का कारक है। देखिए विवाह हमको देने का, हम लोग को रास्ता बनाने का कि हाँ भाई वो अलाउ करता है कि हम मैरिज के बंधन में बंधे और हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। तो वीनस उसके लिए मेन प्लैनेट होता है। जहां पे भी अगर विवाह नहीं हो रहा है, परेशानी आ रही है, कष्ट आ रहा है, अवश्य पत्रिका में जो वीनस होता है वो बहुत ज्यादा दूषित होगा। तभी वो एक तरीके से अलाउ नहीं कर रहा है कि वो आपको विवाह करने दे। साथ में दारा कारक भी इसके होता है कि वीनस भी खराब है हमारी पत्रिका में और दारा कारक भी खराब है। दारा कारक को इसलिए ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि दारा कारक हमारी आत्मिक जर्नी का प्रतीक है। जिस तरीके से हम सोचते हैं अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, या हमारे पास कुछ मेमोरीज होती हैं पिछले समय की, तो वो हमारे पास रहती हैं। अब जैसे हमारी पत्रिका में दारा कारक मान लीजिए मंगल है, तो हमको एक बहुत पैशनेट, एक बहुत इंडिपेंडेंट, एक बहुत फास्ट जो है एक लाइफ पार्टनर चाहिए। और अगर हमारी पत्रिका में मंगल बहुत सुंदर तरीके से बैठा हुआ है तो वो एक हमारी स्ट्रेंथ बनता है। लेकिन अगर हमारी पत्रिका में मंगल खराब बैठा हुआ है किसी भी स्थिति में, तो बैड हमारे पास मेमोरीज होंगी लड़ाई की, झगड़े की, क्योंकि भाई आत्मा, अगर हमारा दारा कारक मंगल है
और अगर हमारी पत्रिका में मंगल मान लीजिए खराब स्थिति में बैठा हुआ है, केतु शनि के साथ 6, 8, 12 में, तो बैड मेमोरीज होंगी, पुराने समय से चले आ रहे जन्मों की, कि मैरिज में लड़ाई होती है, अब्यूज होती है, मारा कुटाई होती है। तो हम लोग इस तरीके से आगे भी रिलेशनशिप को देखते हैं, अपने मन में एक एजम्पशन बना लेते हैं जिसको कहा जाए। तो यहाँ पे पॉइंट दारा कारक की तरफ ना ले जाते हुए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि शुक्र जो है मैरिज के लिए मेन होता है, वो ये भी बताता है कि आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी, साथ में उसकी मदद करता है दारा कारक भी। तो जब मैरिज किसी की जीवन में नहीं होती है, ये अवश्य याद रखिए कि शुक्र और दारा कारक दोनों बहुत पीड़ित होते हैं। और उसके पीड़ित होने के बावजूद उसमें एक और एंगल भी आता है। भाई स्वयं से कई बार आदमी विवाह नहीं करना चाहता, वो कहता है कि भाई हम समाज सेवा में लगेंगे, हमें दूसरे काम है, दूसरे एजेंडा है, सेंट है, कोई मॉन्क है, कोई धर्म पे चल रहा है, कोई भागवत पे चल रहा है, कोई गीता पे चल रहा है, कहने का अर्थ है। तो उनका एजेंडा दूसरा होता है, वो एक पॉइंट अलग हम लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन वो हाँ, ये बात अवश्य है कि अगर शुक्र और दारा कारक हमारी पत्रिका में खराब हैं तो विवाह ना होने की संभावना बताते हैं, या कभी कभार स्वयं जातक इस प्रकार का निर्णय लेता है। अच्छा, अब यहां पे मैंने आपको बता दिया कि 7th हाउस का लॉर्ड कौन या क्या करता है, वो अलग कर दिया। 7th हाउस से हम लोग क्या देखते हैं, वीनस से हम लोग क्या देखते हैं, शुक्र से हम लोग क्या देखते हैं, साथ में शुक्र देखिए। आपको यहां पे अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिए। शुक्र का विवाह कराने का मेन मकसद क्या होता है। देखिए, शुक्र हमारी पत्रिका में भोग का कारक है, आनंद का कारक है, एक अट्रैक्शन का कारक है। तो जिनकी पत्रिका में शुक्र बहुत बलवान होता है, तो ये बात याद रखिए, वो बहुत जल्दी जल्दी लोगों के प्रति अट्रैक्ट भी होते हैं। और ऐसी स्थिति में सूर्य कमजोर होता है, मालूम पड़ा सूर्य वीक है, किसी भी तरीके से नीच का है, संक्रांति दोष है। अब ऐसे लोग रिलेशनशिप में बार बार अंदर बाहर होते रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ही वशीकरण वगैरह भी होता है, लोग करवाते हैं कि भाई हाँ, ना चाहते हुए भी उनसे प्रेम करवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि उनका जो आत्मिक वैल्यू है, सूर्य है, वो पत्रिका में दबा हुआ है, नीचे वो डाउन है, वो उसको फाइट नहीं कर सकता है। और वीनस जो है वो 1 साल तक आपको इस बंधन में बांध सकता है। इसीलिए जो वशीकरण वगैरह होते हैं, इसकी भी जो पीरियड होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक होती है, एक रोटेशन सूर्य देवता की 12 महीने तक की, उसके अलावा नहीं। खैर, पॉइंट ये नहीं था यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए, शुक्र जो है उसका मेन एजेंडा होता है, देखिए, विवाह करके अट्रैक्शन करवा के विवाह करके और संतान की उत्पत्ति कराना। अब आप ये कहिए कि शुक्र का क्या सिर्फ इतना ही कारज होता है, बाकी का कारज नहीं होता? नहीं, देखिए, बाकी का कारज होता है बृहस्पति महाराज का। विवाह टिकना, संबंधों का चलना, रिश्तों का चलते रहना, एक समाज का डेवलपमेंट होना, क्योंकि बृहस्पति फिजिकल इंटीमेसी के बिना भी प्योर लव को शो करते हैं। जो भी रिलेशन हमारे जीवन में पनपती है, बढ़ती है, ये याद रखिएगा आप लोग कि शुक्र के ऊपर इफेक्ट सूर्य का, चंद्रमा का, बृहस्पति का जरूर होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप फ्लरिश करेगी। यहां पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर कोई जातक ये सोच रहा है कि हमारी पत्रिका में शुक्र अस्त है सूर्य से, तो वो हमारी मैरिज के लिए खराब है, नहीं, ये उल्टा सही पॉइंट है। ऐसा आदमी रिलेशनशिप में बंधा रहता है। जितनी दूर होगा शुक्र सूर्य से, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उतनी ज्यादा वो धर्म से जुड़ के अपने आप को नहीं रख पाएगा। तो कहते हैं ना, कंट्रोलिंग फैक्टर एक होना चाहिए। ठीक है, वो अस्त हो गया तो कसबल ढीले हो गए जिसको कहा जाए, पर जल गए जिसको कहा जाए। तो ये बिल्कुल कतई मत सोचिएगा कि अगर आपकी पत्रिका में शुक्र अस्त है, सूर्य के नजदीक है, ये बहुत गुड फैक्टर है, वो आदमी कहीं नहीं जाएगा या स्त्री कहीं नहीं जाने वाली है। वो लोग रिलेशनशिप में बंध के रहेंगे, चाहे आपस में कितनी तू मैं तकरारें होती रहे। तो इट इज अ
गुड फैक्टर बृहस्पति की एस्पेक्ट साथ में होना बहुत बढ़िया बात है। शुक्र के ऊपर सूर्य का, चंद्रमा का, इनका अगर रिलेशनशिप देखिए बन गया तो 99% फैक्टर ये आपको बताता है कि आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप्स, आपके विवाह जो हैं वो चल जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, यहाँ पे आपके लिए एक उपाय के तौर पे भी है, इसको याद रखिएगा। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र से सूर्य जो है षडाष्टक पोजीशन में बैठा हो, खराब स्थिति में हो, या सूर्य आपकी पत्रिका में वीक हो, बहुत ज्यादा वीक हो, रिलेशनशिप चलने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका लगन का स्वामी है, 7th हाउस का स्वामी है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, 7th आपकी पत्रिका में जो सन है वो आपकी पत्रिका में दारा कारक है, वो वीक है, 7th हाउस का लॉर्ड होके वीक है, आपकी विवाह चलने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको देखिए क्या करना है, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जैसे ही आप करेंगे आपके साथ अद्भुत फायदा प्राप्त होगा, ये बात याद रखिएगा। पहली, अगर आपकी लगन चंद्रमा का है और शुक्र के साथ उसका अच्छा संबंध नहीं बना हुआ है, और अगर आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, दारा कारक है, या आपकी पत्रिका में चंद्रमा बहुत वीक है, मेलेफिक हो रहा है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है और रिलेशनशिप्स को लेके आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। उससे आपके विवाह, रिलेशन, संबंध बहुत हद तक सही होंगे। आप यकीन करिए, जैसे ही आप अगर ये वाली पूजा स्टार्ट करेंगे आपको फायदा प्राप्त होगा। बृहस्पति का अगर संबंध शुक्र से नहीं बन के आ रहा है और आप बनवाना चाहते हैं आपकी पत्रिका में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड है, खराब स्थिति में बैठा है, दारा कारक है, लगन का लॉर्ड है, वीनस के साथ षडाष्टक योग में बैठा है, और आपको मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अवश्य माता सरस्वती की पूजा करिए, आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, लास्ट में मैं आपको बताऊं रीबर्थ किसका होगा किसका नहीं होगा एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे मैं 7th हाउस को लेके क्यों बताना चाह रहा था, और ये विषय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। देखिए, 12th लॉर्ड से हम लोग देखते हैं, 12th हाउस से क्षमा करिएगा, देखते हैं हमारी लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष, जिसकी हम लोग बात करते हैं 12वें स्थान से। अब 12वें स्थान से अगर हम लोग मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष की रुकावट कहाँ है, मोक्ष की मृत्यु कहाँ है, मोक्ष कहाँ पे थम जाएगा जिसको कहा जाए, हम कब नहीं लिबरेट हो पाएंगे, हमको कब फ्रीडम नहीं मिल पाएगी, इसके ऊपर अवश्य एक वीडियो केतु का बनाऊंगा कि हम लोगों को कैसे फ्रीडम मिलती है। ये वो वाले मोक्ष या मुक्ति की बात नहीं है जिसकी सब बात किया करते हैं, जीवन में रह के हम कैसे मुक्त हो सकते हैं इस जीवन में, उसकी बात है, उसकी बात अवश्य करेंगे। लेकिन इस समय तो देखिए 12वां स्थान हमारी पत्रिका में मोक्ष का माना जाता है, और उससे अष्टम स्थान होता है 7वां हाउस, 7th हाउस। 7th हाउस उसकी मृत्यु आप समझ लीजिए, मुक्ति की वो शो करता है 7th हाउस। अब अगर आपकी पत्रिका में 7th हाउस में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट होगा, मेलेफिक प्लैनेट का मतलब है सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, अगर ये आपकी पत्रिका में बैठे होंगे तो आप ये याद रखिए कि आपका रीबर्थ होना आपका तय है। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, अगर आप कहें कि इसका अर्थ ये हुआ कि जिनकी पत्रिका में 7th हाउस में जुपिटर, वीनस, मरकरी या मून बैठे हुए हैं और वो शुभता में हैं, तो उनका रीबर्थ नहीं होगा क्या? बिल्कुल ऐसा स्थिति बनती है, लेकिन कब? जब इस 7th हाउस पे किसी प्रकार के मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि ना हो, दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। अगर दृष्टि होती है, राहु, केतु, मंगल, शनि, किसी की भी दृष्टि होती है तो ये योग लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, अगर क्वालिफाई हो जाता है, मान लीजिए कि किसी की पत्रिका में 7th हाउस में बृहस्पति, शुक्र, बुध या चंद्रमा बैठे हुए हैं, बिना दूषित हुए हैं, बिल्कुल सही तरीके से, उनको कोई मेलेफिक प्लैनेट देख भी नहीं रहा है, तब आप कहेंगे तो क्या ये मुक्ति का साधन है आपके लिए? बिल्कुल बनता है, लेकिन फिर आपको साथ में देखना पड़ेगा
केतु से भी 12th हाउस, क्योंकि केतु को अंतिम में मुक्ति का या मोक्ष का कारक कहा गया है। अब केतु से 12वें स्थान में आप देख लीजिए, अगर केतु से 12वें स्थान में भी कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है या केतु से 12वें स्थान में भी किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, तो यकीन मानिए ये आपका लास्ट बर्थ है। उसके बाद आप अवश्य जन्म लेंगे, लेकिन किसी और युग में या किसी और फॉर्म में, जिसको हायर फॉर्म कहा जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इंफॉर्मेटिव भी लगेगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा उसकी राय भी अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।